हेलो सर, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही अहम सवालात हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही ख़ास सवालात हैं। अगर इन सवालात को आप कर लेते हैं तो आपका जो है एक बहुत अच्छा समझ बन जाएगा उर्दू पैडागोजी से मुताल्लिक। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी मैं सवालात कराने वाला हूँ उन सब को आप जो है ख़ुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपको उससे जो है बहुत फ़ायदा होगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है जो 106 नंबर है कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है। क्या सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश है या मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश है या फिर पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश है या फिर बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, यानी कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात जो है पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश होनी चाहिए, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 107 नंबर सवाल है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। क्या जानी जाती है आपको बताना है। क्या कसीर लिसानी तालीम के तौर पर ज़बान जानी जाती है या फिर तालीम में ज़बान ये जानी जाती है या मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत ये जानी जाती है या सह लिसानी फार्मूला ये जानी जाती है। तो स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जो है सह लिसानी फार्मूले के तहत जानी जाती है, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 108 नंबर है कि कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है। कुल ज़बान के नज़रिए से क्या मुराद है आपको बताना है। क्या ये है कि एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़ पर फिर लफ्ज़ों और फ़िक्रों और फिर जो है जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं। इस सवाल का सही जवाब ये होगा या फिर ये होगा कि एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान के आमोजिस ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ये होगा इस सवाल का सही जवाब। या फिर ये होगा कि एक मफरूज़ा की ज़बान के आमोजिस सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जी से शुरू होती है या फिर ये कि एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीक़े से सीखी जाती है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आपको बताना है। सबसे पहले मैं एक मफरूज़ा एक मफरूज़ा एक मफरूज़ा एक मफरूज़ा ये बार बार आ रहा है, इसको मैं समझा देता हूँ। एक मफरूज़ा के ये कहने का मतलब है कि मफरूज़ा के माने होता है हाइपोथेसिस, मतलब ये एक हाइपोथेसिस है। लोग जो है एक फौरी एक जो है आर्जी तौर पे समझ लिए हैं, सोच लिए हैं कि आमोज़गार ज़बान की आमोजिस ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ों और हरूफ वगैरह को समझने के लिए करते हैं। तो इस सवाल का जो 108 नंबर सवाल है उसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। ये एक मफरूज़ा के इसका कहने का ये इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइपोथेसिस है, लोगों का एक नज़रिया है, एक मान लिया गया है, एक फौरी तौर पे जो है मान लिया गया है कि आमोज़गार ज़बान की आमोजिस ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है कि 109 नंबर है कि ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है। क्या साख्तियाती रवैया इस सवाल का जवाब होगा या फिर क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया या फिर तरसीली रवैया या कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, यानी कि क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान के आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है, तो क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। यानी कि आपसे अगर सवाल किया जाए कि ज़बान के तदरीस का कौन सा रवैया याद करने याद रखिएगा, याद करने को ज़बान के आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया। समझ गए। ये साख्तियाती रवैया नहीं होगा, ये तरसीली रवैया भी नहीं होगा, कुल जिस्मानी रद्द अमल भी नहीं होगा।
तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 था। उसके बाद सवाल है जो कि 110 नंबर है कि काव्या ज़बान की उस्ताद है। काव्या एक नाम है और एक टीचर है, ज़बान की टीचर है, लैंग्वेज टीचर है। वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या ये तरकीब लफ्ज़ी है, या लफ्ज़ों का हाल है, या लफ्ज़ों का खेल है, या फिर लफ्ज़ बनाना है। तो आपको बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि काव्या जो है बच्चों को कहती है कि लफ्ज़ ढूंढने के लिए कहती है। तो इस तरीके से ये हिकमत अमली जो है ना वो तरकीब लफ्ज़ी कहलाएगा, यानी कि लफ्ज़ों को तरकीब देने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है जो 111 नंबर सवाल है कि उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल करता है। ठीक है, वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। 5 जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? क्या इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना कहेंगे, या फ़रहंग की जांच कहेंगे, या फिर खाली जगहों को पुर करना कहेंगे, या फिर क्लोज़ टेस्ट कहेंगे? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उस्ताद जो है इस तरीके का जो रद्द अमल कर रहा है इसको क्लोज़ टेस्ट कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि खाली जगहों को पुर करना कहेंगे, तो ये तो सही है कि खाली जगहों को पुर किया जा रहा है, लेकिन इसका जो नाम है वो है क्लोज़ टेस्ट। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 112 नंबर सवाल है कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। क्या है? बदन ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज, या फिर बोलने का तरीका, या फिर ज़बान का अमल, या मुश्तमिल ज़बान। तो सवाल को समझिए कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा? तो ये जो है ये बोलने का तरीका कहलाएगा, यानी कि आप बोल रहे हैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल रहे हैं और सही लफ्ज़ को अदा करते हुए, तरतीबवार लफ्ज़ को अदा करते हुए बोल रहे हैं, तो ये बोलने का तरीका कहलाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, बोलने का तरीका। उसके बाद जो है 113 नंबर सवाल है कि कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला-ए-कार इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी कि आप जो है कहानी कह रहे हैं तो वो बतौर तदरीसियाती आला यानी कि टीचिंग टूल्स इसको माना जाएगा। समझ गए? तो ये इसका जवाब क्या होगा? क्या सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, यानी कि सुनने के लिए बच्चों को शामिल करने के लिए, या बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, या ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, या क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, यानी कि कहानी को बतौर तदरीसियाती आला इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, ठीक ना, यानी कि ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ दिया जा सके। हालांकि सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए इसके लिए भी किया जाता है। बच्चों को बोलने की महारत को इसलिए नहीं किया जाता है। अगर इसको ऑप्शन 1 को लेते हैं तो ये जो है ना बहुत ही मतलब ये जामे नहीं हो पाएगा इसका जवाब, यानी कि सिर्फ सुनने की सरगर्मी को में जो है सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए कहानी सुनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं होगा। इसका जवाब जो है ऑप्शन 3 होगा। 3 इसलिए होगा कि क्योंकि ये जो है ना एक व्यापक है, जामे है कि ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए इसमें सुनने, बोलने, देखने, लिखने सब आ गया। तो इस ऑप्शन में जो है ये व्यापक है, जामे है, ब्रॉड लेवल पे ये जो है, इसलिए ये इसका यही जवाब होगा। उसके बाद सवाल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को जो है पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन की गहराई में जाइए और वो जो है ना ब्रॉड लेवल पे जो ऑप्शन है यानी कि व्यापक और जामे जो ऑप्शन है उसी का इंतखाब कीजिए, क्योंकि जो जामे ऑप्शंस होता है ना, ब्रॉड लेवल पे जो ऑप्शंस होता है उसमें ना बहुत सारी बात समा जाता है, एक ही जुमले में उसमें काफ़ी सारी बातें समा जाती हैं। तो आपको व्यापक और जामे देखना है ऑप्शन को। तो 114 नंबर सवाल है वो ये है कि सियाक में कवायद से मुराद है।
सियाक में कवायद से मुराद क्या है आपको बताना है। मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश, या फिर पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश, या फिर सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, या फिर ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता हो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सीधा सीधी वो है ऑप्शन 3, यानी कि सियाक में कवायद से मुराद पूछ रहा है तो हमको सियाक में ही देखना है। सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। सियाक जो एक वर्ड है ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका हिंदी में होता है संदर्भ। तो आपको ऑप्शन में अगर सियाक दिख जाए तो आप उस ऑप्शन को बहुत गहराई और बारीकी से पढ़िएगा और ज़्यादातर चांस जो है वो ऑप्शन ही उसका आंसर बनने का होता है, इसलिए आप इसको जो है ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है 115 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। क्या लेक्चर के दौरान नोट लेना है, ये जो है मुताले की महारत नहीं है, या फिर पढ़ने के दौरान नोट लेना ये मुताले की महारत नहीं है, या फिर तहकीक का खाका तैयार करना, या किसी प्रोग्राम के एजेंडा तहरीर करना। तो देखिए सबसे पहले सवाल को देखिएगा, ये नेगेटिव है और नेगेटिव जब सवाल होगा तो उसका ऑप्शन भी नेगेटिव ही होगा। तो लेक्चर के दौरान नोट लेना यानी कि नोट करना ये तो मुताले की महारत में आएगा, यानी कि ये तो पढ़ाई में आएगा। पढ़ने के दौरान नोट लेना यानी नोट बनाना ये भी मुताले की महारत में आएगा। तहकीक का खाका तैयार करना ये भी मुताले की महारत में आएगा। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना ये मुताले की महारत में नहीं आएगा, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद 116 नंबर सवाल है कि दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। यानी कि दरसी किताब को लिखने वाले मुसन्निफीन जो हैं वो हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं आपको बताना है। क्या वो इसलिए करते हैं कि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है, या फिर इसलिए करते हैं कि दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं, या फिर इसलिए करते हैं कि वो मश्क तैयार करने में मावन होती है, या फिर इसलिए करते हैं कि वो मुताले के लिए मौजू होती है। तो क्यों करते हैं इस्तेमाल, यानी कि दरसी किताब लिखने वाले मुसन्निफीन जो हैं इक़्तिबास, नसरी इक़्तिबास, नज़म, बयानिया और असली तहरीर को क्यों अपनी किताबों में शामिल करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है, इसलिए करते हैं वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है, इसलिए मुसन्निफीन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, नज़म, बयानिया, असली तहरीर और नसरी इक़्तिबास को। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 117 नंबर है कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं। क्या दर्ज झेल काम ये है, अब इसको पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, आपको बताना है। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो ये काम है और पूछा जा रहा है कि ये काम को क्या कहेंगे, क्या इमला कहेंगे, या कवायद का इमला कहेंगे, या दोबारा लिखने का काम कहेंगे, या बाहिमी इमला कहेंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि बाहिमी काम कहेंगे। उस्ताद जो है अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। समझ गए। तो ये जो अमल हो रहा है इसको बाहिमी इमला कहेंगे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 है। उसके बाद सवाल है जो कि 118 नंबर है, वो ये है कि पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। यानी पहली ज़बान से मुराद क्या है, पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान है, तो उसको जो है फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं आपको बताना है। क्या आमोजिश मुराद लेते हैं, या अपने आप सीखना मुराद लेते हैं, या फिर फ़रोग़ या वक़ूफ़। तो अपने आप सीखना मुराद लेते हैं, यानी पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन जो है मुराद लेते हैं वो ये कि अपने आप सीखना, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है कि इसका जो है ना आमोजिश मुराद नहीं लेंगे, फ़रोग़ भी मुराद नहीं लेंगे, वक़ूफ़ भी नहीं, तो इसका जो है अपने आप सीखना मुराद लेंगे। उसके बाद 119 नंबर सवाल है और वो ये है कि पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद जो है इन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है।
اس طرح طلبہ روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس طرح استاذ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے آپ کو بتانا ہے۔ یعنی کہ پہلی جماعت کے استاد جو ہے وہ بچوں کو کہتا ہے کہ اپنے مادری زبان میں آداب و سلام کرو، بچوں سے بات کرو، اور اس طریقے سے بچے کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا نئے نئے الفاظ روزانہ جو ہے سننے کو ملتے ہیں، ان سے متعارف ہوتے ہیں بچے۔ تو اس طریقے کا حکمت عملی کیا کہلائے گی؟ کیا کثیر لسانیت بطور ماخذ کہلائے گی، یا بہت سی زبانیں جاننا کہلائیں گی، یا پھر تنوع بطور حکمت عملی کہلائے گی، یا پھر یکسانیت کہلائے گی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ کثیر لسانیت بطور ماخذ کہلائے گی۔ استاد جب جو ہے بچوں کو اس طریقے کے کام کرنے کے لیے کہے گا تو وہ جو ہے کثیر لسانیت بطور ماخذ کہلائے گا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 120 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون آموزگار کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ کیا وہ نظم اور گانے یہ مثالی طریقہ نہیں ہے، یا پھر مشتمل لفظ اور چھوٹے جملے یہ جو ہے مثالی طریقہ نہیں ہے، یا پھر حروف تہجی کے حروف کی تدریس یہ نہیں ہے، یا پھر بولنے اور سننے میں شرکت یہ نہیں ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ کون سا نہیں ہے۔ تو اس سوال کا آپشن 3 جواب ہوگا، یعنی کہ درج ذیل میں سے کون آموزگار کو زبان سے پہلے زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ تو نظم اور گانے یہ تو ہے، مشتمل لفظ اور چھوٹے جملے یہ بھی ہے، اور بولنے اور سننے میں شرکت یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہو جائے گا، یعنی کہ حروف تہجی کے حروف کی تدریس یہ جو ہے مثالی طریقہ نہیں ہے۔ تو ساتھیو یہ تھے پریویس ایئر کوشچن سوالات، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ آپ اسی طریقے سے پریویس ایئر کوشچن کو کرتے رہیے، آپ جو ہے گزشتہ پوچھے گئے جو سوالات ہیں سیٹیٹ کی جانب سے آپ اس کو کرتے رہیے، آپ کا پیڈاگوجی جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ پریویس ایئر کوشچن کو کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں، آپ کو یہ ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، تبھی آپ کا پیڈاگوجی بہتر ہوگا۔ اور اردو کا معاملہ ایسا ہے دوستوں کہ آپ اردو کو جو ہے 30 میں سے 28 لے آتے ہیں، 27 لے آتے ہیں، تو آپ کا جو ہے سیٹیٹ پاس کرنا بہت آسان ہو جائے گا، چونکہ جو ہے ادھر CDP ہے یا پھر EVS ہے، میتھ ہے ادھر جو ہے، یا پھر آپ 6 to 8 میں ہیں تو پھر سوشل سائنس ہے، ادھر میں زیادہ نمبر لانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اردو میں آپ زیادہ لا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پیسج ہوتا ہے، اور پیسج جو ہے 15 میں سے 14-15 لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں بتاؤں گا ٹرک آپ کو، الگ سے اس کا طریقہ بتاؤں گا، آپ کو 14-15 آ جائے گا اس میں، آپ جو ہے میں جب وہ ویڈیو بتاؤں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد پیڈاگوجی جو 15 نمبر ہے اس میں سے آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ 13 سے 14 نمبر میرا صحیح ہو جائے، جب اتنا کر لیتے ہیں تو آپ کا سیٹیٹ نکلنا آسان ہو جائے گا۔ شکریہ، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، شکریہ، تھینک یو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیجیے گا۔